हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आईएएस पर स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं 70 बीपीएससी मेंस को लेकर करंट इनसाइट पर, ताकि आप करंट और आईआर का जो टॉपिक है पेपर वन में, और साथ ही साथ इससे संबंधित पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो टॉपिक आप लोगों का कवर करता है पेपर 2 में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर सके। तो आज हम पेपर 1 के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आईआर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, भारत आसियान संबंध में, जिस पर विस्तृत टॉपिक डिस्कशन किया जाएगा, संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों पर बात की जाएगी और जो संभावित प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत आसियान संबंध। तो इसी में हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसे एक नज़र देख लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में है क्यों आखिर, इस सभी संबंधित पक्षों को देखेंगे। उसके बाद बेसिक हम देखेंगे आसियान क्या है, आसियान में भारत की स्थिति क्या है, कैसे वो संगठन को बनाने में और या संगठन के इर्द गिर्द वो रहा है, इससे संबंधित बातों को देखेंगे। और आसियान की जब चर्चा हम करेंगे उससे दो महत्वपूर्ण आपको चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले एक्ट ईस्ट नीति क्या है, जिसे हम AEP कॉन्सेप्ट कहते हैं। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक की धारणा क्या है, जो आसियान के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसी संदर्भ में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है उसमें आसियान की स्थिति किस रूप से है, भारत की स्थिति किस रूप से है, सभी पक्षों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत आसियान संयुक्त वक्तव्य क्या दिया गया, जो इस सम्मेलन में आयोजित बातें थी। 10 सूत्रीय योजना की घोषणा की गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 10 सूत्रीय योजना क्या है, आसियान भारत की कार्य योजना नीति क्या है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। संबंधित पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतनी आसियान की चर्चा होती है, इतनी बातें होती है। हम पूर्वी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उसमें हम क्यों भारत की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, हमारे उसके संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न हैं, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त दो और टॉपिक है जिस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं। भारत की दृष्टि से आसियान जो चीन संबंध क्या है, अर्थात भारत की दृष्टि से तो आसियान महत्वपूर्ण है ही, तो फिर चीन के दृष्टि से आसियान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारत इस दोनों के बीच कैसे अंतर संबंध स्थापित करता है, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे भारत की नीति आसियान जो है चीन संबंधों को लेकर रणनीतिक उपयोग कैसे वो करता है, कैसे अंतर संबंध स्थापित करता है, अंतर संबंध कैसे स्थापित करता है। साथ ही साथ आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध कैसे स्थापित करता है, बहुपक्षीय संबंध कैसे स्थापित करता है। साथ ही साथ जो वर्तमान में जो क्वाड क्वाड देशों का समूह, उसके बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करता है। इन सभी मुद्दों पर आज विस्तृत हम 30 से 35 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक उच्च गुणवत्ता वाला मेंस का टॉपिक आप अपने एग्जाम के लिए कंटेंट उसका क्या कर सके, बना सके, उसका उपयोग कर सके और उत्तर उसी रूप में लिखे जिस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो चलिए हम चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कम समय में तैयारी कैसे की जाती है उसके लिए मैंने वीडियो स्पेशल बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। हम कैसे बीपीएससी के लिए अधिक अंक प्राप्त करें उसमें टॉपिक बनाया गया है। तो इसके लिए आपको करंट का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरे द्वारा कराया जाता है। तो 24-25 का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। उस वीडियो को कर लेने के बाद आपको करंट का किसी भी टॉपिक, जो मैंने 310 नंबर का बताया था, अंक आते हैं 600 में दोनों पेपर मिलाकर, वो आपसे छूटेगा नहीं, बहुत ही अधिक अंक उससे प्राप्त करिएगा। बशर्ते शर्त यह है कि आप उनके लिए रिवीजन आप बेहतर तरीके से करें, उसका माइक्रो नोट्स बना लें, उससे संबंधित पक्षों को देख लें। मेंस करंट इनसाइट जो मैं करा रहा हूं, जो आज जो क्लास चल रही है उससे पहले 2 क्लासेज और हो चुकी है, तो उन सारे क्लासेस को आप कवर कीजिएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका क्रिस्प नोट्स मैं जो उपलब्ध कराता हूँ, क्या करना, उसको भी कवर कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आईआर का जो टॉपिक है, करंट और आईआर का जो टॉपिक है, प्लस आपको अतिरिक्त जो पेपर में पॉलिटी में क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, इको ज्योग्राफी में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लस साइंस एंड टेक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर 310 अंकों का जो खेल है बिहार में बीपीएससी को लेकर, उसमें हम सभी पक्षों को यहाँ से कवर कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे सीरियस मोड में रहते हैं वो इसी ताक में रहते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी करके जल्दी चीज़ों को कवर कर ले। तो इसके लिए आप क्लासेस स्किप नहीं कीजिएगा, रेगुलर क्लासेस चलती है, उसके लिए शेड्यूल दिया गया है।
हम लोग इसके लिए सामर्थ्य और प्रवाह बैच चला रहे हैं टेस्ट सीरीज का। सामर्थ्य में मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज है और प्रवाह में केवल टेस्ट सीरीज है। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाए गए हैं, जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्पेशल फ्यूचर क्या है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें बातें, बहुत सी चीज़ें लिखी गई है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसके लिए हम लोग बैच का जो प्राइस रखे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है सामर्थ्य और प्रवाह के लिए। तो आप जो भी क्यूरी हो तो नंबर आप है 8709323791। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करके बातें कर लेनी है, चीज़ों को समझ लेनी है। इसके लिए आप लोग को 90 डे का प्रोग्राम दिया गया है, तो आप उस जरूर वीडियो को देखिएगा। आज वीक 3 चल रहा है जिसमें हम लोग डे वाइज कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। आज टेस्ट आपको क्लासेज है डे 20 का, जिसमें हम लोग करेंट अफेयर्स की बातें कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। इसके साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को तक शेयर भी करें। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पेपर कटिंग और इससे संबंधित बहुत सी चीज़ आपको दी जाती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर है तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं टॉपिक पर, देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इस टॉपिक को अपने आईआर के टॉपिक से कैसे कनेक्ट करके उससे अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी को कैसे विकसित कर सकते हैं द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में और बहुपक्षीय संदर्भों के संदर्भ में। तो 21वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है 10 अक्टूबर 2024 को, इस डेट को याद रखिएगा, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन लाओ पीडीआर अर्थात वियंतियाने में आयोजित किया गया। तो ये पीटी फैक्ट है, पर यहाँ से बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना है। भारत की एक्ट इस नीति जो है, इस नीति के 1 दशक पूरे होने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट भी देते हैं। सहयोग की भविष्य की दिशा तय करने के लिए अपने मंतव्य अर्थात अपने बातों को रखते हैं, अर्थात साथ ही साथ दिशा निर्देश रोड मैप जैसी बातों को रखते हैं, ताकि भारत आसियान संबंधों को और मजबूती दी जा सके, अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक रक्षा समझौतों को और मजबूत किया जा सके, स्ट्रेटजी और पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको और मजबूत किया जा सके। इसका थीम देखते हैं, हाथ मिलाया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए कि जो भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसके लिए आपको जो भारत का एक्ट इस पॉलिसी जो है उसका 10वां 1 दशक पूरा हो गया। तो उसी संदर्भ में, क्योंकि ये 2014 में कॉन्सेप्ट आया था, उससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोग देखते थे, चीज़ों को समझते थे, इसी के संदर्भ में चीज़ों को हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझिएगा, क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए भारत जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, भारत के पड़ोसी देशों से आसियान दक्षिण पूर्व एशिया जो ऑस्ट्रेलिया तक आपको समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया से जो आपको क्षेत्र है, चीन का जो देश है उसके आसपास का जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया कहलाता है, जिसमें महत्वपूर्ण 10 देशों का सूची समझिएगा, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार। जो यहाँ से शुरू होता है आपको ये देश, संपूर्ण देश जो आज दक्षिण पूर्व एशिया है, इसके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, इसलिए भारत का जुड़ाव, भारतीय उपमहाद्वीप का जुड़ाव इन देशों के साथ रहता है। साथ ही साथ आपको इंडो पैसिफिक अर्थात हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के बाद से लेकर अमेरिकी बॉर्डर तक जाता है, प्रशांत महासागर, उसके बीच के देशों के साथ कैसे हम रणनीतिक साझेदार के तौर पर उभर कर सामने है, इन मुद्दों के साथ ये रहता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संगठन बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा 1967 सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा गठन के साथ होता है। तो ध्यान रखिए, थाईलैंड और सिंगापुर के प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ अन्य देशों के साथ मिलकर बैंकॉक घोषणा के साथ यह संगठन सामने आता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले आसियान शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, आसियान समन्वय परिषद याद रखिएगा, आसियान सचिवालय। मूल रूप से यह संगठन आसियान को संचालित करता है, निर्देशित करता है, नियम कानून इसी के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। आसियान शिखर सम्मेलन जब होगा तो ध्यान रखिएगा, नीति निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय यह मानी जाती है, जिसमें यह प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित होगा, 1 वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं और सदस्य देश प्रत्येक चक्रीय क्रम में
आसियान का देश बनता है। जो 10 देशों का समूह है उसके चक्रीय अर्थात रोटेशन बेस में अल्फाबेट नंबर से बनेंगे इसके अध्यक्ष। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। वहीं आसियान समन्वय समिति परिषद की हम बात कर ले तो यह समझौते और निर्णयों की देखरेख करता है। जो समझौता इसके द्वारा किया जाएगा, इस परिषद के द्वारा इन निर्णयों पर क्या किया जाएगा, देख रेख किया जाएगा, उसके क्रियान्वयन किया जाएगा। फिर उसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच भी याद रखिएगा। यह क्या है, सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच राजनीतिक सुरक्षा जैसे मुद्दों जो होते हैं उनके लिए वार्ताएं सहयोग के लिए एक मंच तैयार करेगा, जो आपको समन्वय परिषद और समन्वय परिषद के बाद शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्षेत्रीय मंच क्या करता है कि हमारे जो अंतर संबंध है उसको कैसे प्राथमिक रूप से हम सामने लाए, तो यह काम करेगा। आसियान का सचिवालय मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा जो भी आसियान की गतिविधि हुई है विभिन्न पहलुओं का समर्थन करता है, कार्यकारी मुख्यालय के तौर पर कार्य करता है ताकि हम एक स्टेबल प्रशासनिक केंद्र के तौर पर इसको मजबूत कर सके और अपने संबंधों को और भी बेहतर कर सके। देखिए आसियान में भारत की स्थिति इतना समझिएगा कि 1992 से भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान क्षेत्रीय संवाद भागीदार के तौर पर 1995 भारत आसियान पूर्ण संवाद भागीदार के तौर पर शामिल होता है। 1996 में भारत आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बन जाता है। 2002 में भारत आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा 2002 के बाद अभी हम लोग 2025 में चल रहे हैं, इस बीच के दशकों में भारत की स्थिति क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर 2009 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करते हैं। फिर 2018 में भारत आसियान स्मारक शिखर जो आयोजित सम्मेलन आयोजित किया जाता है और 2018 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी आसियान सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं। तो इतना आपको परिप्रेक्ष्य याद रखिएगा, बैकग्राउंड में इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें उभर कर सामने आएगी अभी आपको भारत आसियान संबंधों में, या हम बात करें 21वें जो सम्मेलन हुए उसके संदर्भ में भी बात कर लेंगे, इसी परिप्रेक्ष्य में बातें की जाएंगी। अब हम इसके संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। बार बार ये कॉन्सेप्ट आएगा तो कहीं ना कहीं आप फंसिएगा मैटर को लेकर, तो हम इस पर पहले बात कर लेते तब हम आगे चलेंगे, आगे चीज़ों को कवर करेंगे। तो जब भी एक्ट ईस्ट नीति अर्थात हम बात करें AEP कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो 1991 में आती है जिसे LEP कहते हैं, इसी का विस्तृत रूप है। मान लीजिए आपको LEP के तहत इतने क्षेत्रों की बात हो रही थी तो AEP के क्षेत्रों के साथ इसके जो क्षेत्र थे उसको और भी विस्तृत कर दिया गया और भी व्यापक कर दिया, उसके क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया। कुल मिलाकर बात समझिएगा, यहाँ पर समग्रता की बात की गई, समग्रता की बात की गई है, संबद्धता की बात की गई है और हम अंतर व्यवस्थाओं को जो हमारे संबंध है उसको और भी बेहतर कर सके और भी व्यापक ला सके, इसके क्षेत्र के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई। यह कुछ नहीं है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक विस्तृत रूप है जिसमें हम बात करते हैं 2014 में शुरू की गई कूटनीतिक और आर्थिक पहल के तौर पर। महत्वपूर्ण रूप से हम आर्थिक पहल देखते हैं ताकि हम संबंधों को और भी बेहतर देख ले। उसके बाद कूटनीतिक रूप से इस मंच का प्रयोग करते हैं, जैसे अंतर संबंध को ठीक करने के लिए द्विपक्षीय बहुपक्षीय, किसी 10 देशों के साथ हम द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करेंगे एक साथ बहुमंच के तौर पर, या आपसी जो मतभेद हैं पड़ोस देशों के आसपास के उसका समाधान तंत्र के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। जिसका उद्देश्य क्या है अर्थात एक्ट इस नीति का जो पॉलिसी का यह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो जिसे आसियान करते हैं और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध को मजबूत करना, जो भारत और उसके उप महाद्वीपीय देश है उसके साथ संबंधों को बेहतर करना है। इसलिए ध्यान रखिएगा लुक ईस्ट जो पॉलिसी है LEP उसका विस्तारित और सक्रिय रूप यह देता है। तो बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कुछ नहीं, लुक ईस्ट पॉलिसी का विस्तृत रूप है। महत्वपूर्ण जो पहल और परियोजनाएं क्या की गई है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत AEP के तहत, तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है इसको मैंने DNA में कितनी दफ़ा आप लोगों को पढ़ाया है याद होगा, भारत म्यांमार थाईलैंड
सड़क मार्ग को जोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है, जिससे हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सके और हम जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ और भी बेहतर संबंधों को स्थापित, आवागमन को बेहतर कर सके, ताकि दोनों देशों के बीच, बहुपक्षीय देशों के बीच आवागमन को सुचारू बनाते, तो लोगों का मेल मिलाप होगा, तो लोगों का मेल मिलाप होगा तो क्या होगा, हम सांस्कृतिक जुड़ाव को महसूस करेंगे। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार सितवे बंदरगाह को जोड़ने की परियोजना है, इससे भी हम इस नीति के तहत पुष्टि करते हैं। मेकांग गंगा सहयोग, भारत और मेकांग नदी से जुड़े देशों जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के बीच सहयोग को नीति अपनाते हैं, ताकि एक्ट इस नीति के तहत हम अंतर संबंधों को सुरक्षित कर सके, व्यापक कर सके। फिर नेक्स्ट है आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम आसियान इंडिया FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया, ताकि हम आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से संबंधों को और बेहतर कर सके। सांस्कृतिक जुड़ाव तो हमारा पहले से था ही, तो हम चीज़ों को और भी वर्तमान समसामयिक रूप से जो मांगे उठ रही है उसके अनुसार चीज़ों को, संबंधों को बेहतर कर सके। वहीं पूर्वोत्तर भारत में संपर्क बढ़ाने के लिए जापान और दक्षिणी कोरिया के साथ साझेदारी हम कर रहे हैं। जैसे आप सुनते होंगे, अभी हाल ही में मैंने आपको न्यूज़पेपर में पढ़ाया था, जो यह क्षेत्र है इसको डेवलप करने के लिए हम इस पॉलिसी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जापान के और दक्षिण कोरिया देशों के साथ मिलकर इन क्षेत्रों में बेहतर साझेदारी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ताकि हम इसको मॉडल बना सके एक्ट ईस्ट पॉलिसी नीति के तहत, ताकि हम जुड़ाव केंद्र को मजबूत कर सके। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसके लिए महत्वपूर्ण पहल करते हैं। प्रभाव और लाभ इसका क्या होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है। भारत आसियान व्यापार में वृद्धि होता है। $100 अरब से अधिक हो चुका है भारत आसियान के बीच व्यापार, इससे अधिक हो गया है। तो ये याद रखें, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की मजबूती होती, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान जैसे देशों के साथ हम सहयोग बढ़ा पाते हैं इसी पॉलिसी के तहत, ताकि सभी के हित इसमें जुड़े हुए ना, इन देशों के साथ सभी के हित जुड़े हुए, जापान का, चीन का, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस का, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, अमेरिका का, सबका जुड़ा हुआ है। तो हम बेसिकली हम जापान के साथ बेहतर संबंध में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बेहतर संबंध में है, साथ ही साथ अमेरिका के साथ बेहतर संबंध में, जो क्वाड का जो देश है उसके संबंध में बात करें, रूस के साथ हम बेहतर संबंध ब्रिक्स के मामले में है। चीन के साथ हमारे संबंध कभी उतार चढ़ाव के रहते हैं, फिर भी हम व्यापारिक दृष्टि से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत विकास की बात करते हैं, नई हाईवे, रेल मार्ग, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चीन की बढ़ती संतुलन को हम संतुलित करते हैं इसके माध्यम से, एक्ट ईस्ट नीति के तहत, जिसमें हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात करते हैं। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि हम इस नीति के तहत हम इन देशों का सहयोग लेते हुए जो विस्तारित चीन की नीति है उसको हम बायलैटरल क्या कर पाए, उसका मुकाबला कर पाए। तो इस तरीके से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जाता है। अब है इसी तरीके से इंडो पैसिफिक धारणा क्या है, इस दक्षिण पूर्व एशिया, एशियान देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, कुछ नहीं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, एक रेडिएशन में इसको लिया जाता है, और जो इसके देश जुड़े हुए उसके साथ संबंध स्थापित किया जाता है बेहतर करने के लिए। तो आसियान इसी में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें स्थिति अर्थात स्थिति को लेकर हम संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं, अर्थात हम स्ट्रेटेजिकल भू राजनीति को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तरीके से इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के स्थित क्षेत्र को किया जाता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कई महत्वपूर्ण देशों को जोड़ता है। विश्व व्यापार, सुरक्षा, सामरिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये शब्द याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर इंडो पैसिफिक की धारणा आएगी तो ये 3 शब्द जरूर आपके उत्तर में होना चाहिए। विश्व व्यापार, सुरक्षा, सामरिक संतुलन को स्थापित करने के लिए इंडो पैसिफिक धारणा देता है, जिसमें हम इस तरीके से नियम कानून को अवधारित करते हैं, जिसमें हम आगे बात करें इंडो पैसिफिक की उत्पत्ति और विकास की धारणा में, तो 2007 याद रखिएगा, 2010 का दशक और 2018 याद रखिएगा, जिसमें स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट लाया गया, विचार प्रस्तुत किया गया था जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के द्वारा, जिनका कुछ वर्ष ही पहले मृत्यु हो गई। अब इस तरीके से भारत अमेरिका की इस धारणा को अपनाया, इसे अपनी विदेश नीति में शामिल किया 2010 के दशक में। 2018 में भारत ने आधिकारिक रूप से इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा कर दी, इसे अपनी एक्ट इस नीति से जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी बात होगी आपको AEP की, तो आपको इसकी बात होगी इंडो पैसिफिक, आपको पैसिफिक कॉन्सेप्ट का।
तो दोनों आप एक दूसरे के क्या है प्रतिस्पर्धात्मक रूप से काम करेगा। अर्थात जब इसकी बात होगी तो इसकी भी बात करनी होगी, जब इसकी बात होगी तो इसकी भी बात करनी होगी। अर्थात दोनों एक दूसरे का समानांतर बन जाता है। जैसे ही भारत इसको आधिकारिक रूप से घोषित कर देता है अपनी नीतियों में, तो एक्ट इस नीति के साथ जोड़ देना महत्वपूर्ण भागीदार इंडो पैसिफिक का माना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जब भी प्रश्न का कॉन्सेप्ट होगा इसी दोनों धारणा के बीच देना होगा आप लोग को। इसके अतिरिक्त इंडो पैसिफिक की धारणा अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इंडो पैसिफिक का महत्व आर्थिक दृष्टि से क्या है, सुरक्षात्मक और सामरिक दृष्टि से क्या है, पहले देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह क्षेत्र जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है यह जीडीपी का लगभग 60%, वैश्विक जीडीपी का 60% उत्पन्न करता है या उत्पादित करता है। दुनिया भर के लगभग 50% समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होते हैं। भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, आसियान देशों के कारण इसमें आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सभी के अपने हित जुड़े हुए। वहीं हम सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से देखें तो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे BRI कहते हैं, और समुद्री विस्तारवादी संतुलन जिसमें 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट भी देखा जाता है, उसके साथ हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। भारत में इंडोमान निकोबार द्वीप समूह और नौसैनिक की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी अवसर हम के तौर पर इसे देखते हैं। साथ ही साथ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह की इसकी रणनीति के हिस्सा के तौर पर देखते हैं। तो कुल मिलाकर समझिएगा, आपको इंडो पैसिफिक धारणा भी पूछ ले, आपको एक्ट इस पॉलिसी पूछे, लुक एक्ट पॉलिसी पूछे, सब अलग अलग टॉपिक है। इसको इस तरीके से प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट वहाँ से भी उत्तर दे सकते हैं, पर आपको कंबाइंड जब आसियान के साथ पूछेगा तो आपको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता होगी। वहीं इंडो पैसिफिक की धारणा हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को, तो भू राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है इसको हम देख लेते हैं। चीन के साथ, अमेरिका के साथ, भारत के साथ या अन्य महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा का एक केंद्र बन गया है इंडो पैसिफिक, क्योंकि शक्ति संतुलन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, शक्ति संतुलन का। और मैंने आप लोग को याद है बताया, हमेशा बताता सत्ता का अभ्यास, खासकर राजनीति। हम जब इसके अन्य रूपों में बात करते हैं, समाज में, उससे पहले परिवार में, राज्य में या राज्यों के समूह, जो देशों के पॉलिटिकल साइंस के भाषा में बोले राज्य देशों के तौर पर, तो क्या होता है इनके बीच जो सत्ता का अभ्यास करने की जो प्रवृत्ति होती है, सबसे शक्तिशाली कौन है, और उसी के कारण नीतियां बनेगी, उसी के परिप्रेक्ष्य में नीतियों का निर्वहन होगा, उसी के संदर्भ में नीतियों का क्या होगा, निर्माण और विनाश होगा। तो यही सत्ता का अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होता है, हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में। इसी के संदर्भ में ध्यान रखिए प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन जाता है, जहां एंट्री चीन भी लेता है और रूस भी कभी कभी अपने हितों, रूस और चीन के संबंधों को लेकर लेता है, पर चीन अधिक लेता है, क्योंकि लाइन जो दक्षिणी चीन सागर पर जो 9 डैश लाइन है वो चीन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसका संतुलित करने का या एशिया में बढ़ते चीन के प्रभाव को, वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जैसा यूरोप का नाटो का संगठन है, जिस तरीके से यूरोप और उसके क्षेत्र को अटलांटिक संदर्भों में जब अपने नीतियों को लागू करता है, वैसा नीति यहाँ लागू नहीं होता है। अभी देख रहे होंगे वो पैसिफिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमेशा प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहता है यूरोप का जो क्षेत्र है, नाटो का जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप उसे जोड़कर मत देखिए, हालांकि क्वाड के संदर्भ में नाटो के को जोड़ कर देखा जाता है, पर दक्षिण पूर्व या इंडो पैसिफिक की जो धारणा है उस संदर्भ से नहीं देखी जाती है। तो कुल मिलाकर बात आपको क्या करनी है, कुल मिलाकर बात ये करनी है कि प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ पर सत्ता का अभ्यास किस संदर्भ में, सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और भू राजनीति के तौर पर, जहां पर बात होती इन 3 मुद्दों के आधार पर हम सत्ता का अभ्यास करेंगे। क्लियर है। मलक्का जलडमरू, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर रणनीतिक दृष्टि से आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवागमन को लेकर, व्यापार आवागमन को लेकर, दोनों देशों के बीच संबंधों को स्थापित करने को लेकर, बहु देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए भू राजनीतिक संदर्भ देता है, स्ट्रेटजी दृष्टिकोण देता है। अब है ध्यान रखिएगा, भारत IOR अर्थात इंडियन जो ओशियन रीजन में प्रभाव बढ़ाने के लिए सागर नीति लाता है। हाल ही में मैंने आप लोग DNA में इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल
इन द रीजन नीति को लागू करता है, सागर नीति को। तो इसके परिप्रेक्ष्य में इंडो पैसिफिक को भारत देखता है। तो ध्यान रखिएगा, सागर नीति आपसे इंडो पैसिफिक की जब धारणा पूछी जाएगी, लुक ईस्ट पॉलिसी पूछी जाएगी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूछी जाएगी या आसियान पूछी जाएगी, तो सागर नीति से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जोड़कर। तो इसको भी ध्यान में रखना है, चीज़ों को कवर करना है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त इन भारत के इंडो पैसिफिक रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको आप लोग याद रखिएगा। क्वाड कॉन्सेप्ट, क्वाड गठबंधन जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा साझेदारी के तौर पर काम करता है। इंडियन नेशन जो हम लोग बात करते हैं, नौसैनिक उपस्थिति अर्थात जो आपको हिंद महासागर क्षेत्र में चाबहार चाहबार आपको ईरान, डोकलाम भूटान, मोजाम्बिक सेशल्स में निवेश की संकल्पना हम देते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जो देश है जिसका समुद्री सीमा क्षेत्रीय सीमा मिलता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में आपको कॉन्सेप्ट लेकर आता है। डोकलाम भूटान का क्यों बात होता है? क्योंकि भूटान का जो भारत और का क्षेत्र जो है चीन का विवाद का कारण रहा था, जो चिकन नेक का कॉन्सेप्ट देता है, उसके संदर्भ में आपको याद रखना है। क्लियर है? सागर नीति याद रखना है, हिंद महासागर में सुरक्षा और विकास का प्राथमिकता देता है, जिसके कारण हम निवेश को बढ़ा सके, संबंधों को बेहतर कर सके। तो कुल मिलाकर जब भी इंडो पैसिफिक नीति की बात होगी, इसी के परिप्रेक्ष्य में आपके सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अगर इंडो पैसिफिक के साथ आसियान को जोड़ता है तो इन सारे नीतियों के साथ आपकी चर्चा के बिंदु होने चाहिए, अन्यथा क्या होगा, चीज़ें इस मिसमैच हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछे, अगर प्रश्न पूछ दे आसियान मूलतः इंडो पैसिफिक का संतुलन बिंदु है, तो आपको यहाँ से इंडो पैसिफिक का जो ये कॉन्सेप्ट है, आसियान का जो कॉन्सेप्ट, दोनों को जोड़कर उसका समग्र अध्ययन करते, समीक्षा करते उत्तर लिख देना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं। अब पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं, तो देखिए यह जो देश है कुल मिलाकर यह क्षेत्र से आने का रास्ता देता है, इन क्षेत्रों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की बात करता है। क्वाड देशों अमेरिका, जापान, देखिए जापान आपको इधर है, जापान देशों के साथ मिलकर, जापान देखिए यहाँ जापान है, जापान के साथ मिलकर जो हम 4 क्वाड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसके साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए यह देता है। वहीं पर अगर हम पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की बात कर ले, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान नेतृत्व वाली एक पहल है, जहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र एकमात्र नेतृत्व वाला मंच है जो रणनीतिक महत्व के रूप में राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक मुद्दों की चर्चा करता है। क्वाड के अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मंच है जो इस तरीके से बात करता है हिंद प्रशांत महासागर को लेकर। अब ध्यान रखिएगा, 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में प्रथम पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 आसियान के और 8 संवाद भागीदार देश, जिसमें भारत है, चीन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, दक्षिणी कोरिया, रूस और यूएसए शामिल होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, पूर्वी एशियाई की बात इसी के संदर्भ में जोड़ दे तो इसके भी कॉन्सेप्ट समरूपता वही है जो आपको इंडो पैसिफिक के हैं। अब 2005 में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य भारत रहा है। तो इस तरीके से भारत अपने अस्तित्व को इस क्षेत्रों में बनाकर रखे हुए, ताकि हम भू राजनीति को प्राप्त कर सके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्राप्त कर सके। क्लियर है? अब चलिए आते हैं आसियान पर। आ जाते, इतना कॉन्सेप्ट आसियान को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, समझा होना चाहिए, ताकि आपको आसियान जब बताया जाए तो आसियान के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए। क्लियर है? कुल मिलाकर जब हम बात करें कि आसियान और भारत या भारत आसियान संयुक्त वक्तव्य है क्या, कि यह 2 कॉन्सेप्ट पर बेस है जो इस साल 21वां जो आसियान शिखर सम्मेलन हो उसमें बात की गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 रणनीति की बात की गई। पहला, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की बात की। हिंद प्रशांत क्षेत्र का बोल रहा है, तो यह सीधा सा याद रखिएगा, अवधारणा के संदर्भ में बात हो रही है। हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवधारणा को कैसे हम शांति कर पाए, शांति से रख पाए, स्थिरता को और समृद्धि को। इसके लिए आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर एक संयुक्त वक्तव्य देता है। उसी के अनुसार हम काम करेंगे, उसी के साथ हम अपनी नीतियों का निर्वहन करेंगे। फिर डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त वक्तव्य देता है, जहां डिजिटल सार्वजनिक और संरचना में भारत की भूमिका को मान्यता दिया जाता है।
अर्थात भारत जिस तरह से एआई कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह से डिजिटल कॉन्सेप्ट, जैसे हम यूपीआई कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, साथ ही साथ डिजिटल डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट दिए हैं, लोगों तक जुड़ने, सेवाओं की आपूर्ति करने, डीबीटी योजना का कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिस तरीके से व्यापार को और भी हम डिजिटलाइज किए हैं, नीतियों को डिजिटलाइज किए हैं। तो इस प्रकार के डिजिटल कनेक्टिविटी को, भारत के कनेक्टिविटी को मान्यता दिया जाता है इस बार आसियान के शिखर सम्मेलन में। तो दो कॉन्सेप्ट है जिसमें संयुक्त वक्तव्य दिया जाता है, इसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे आगे आने वाले समय में। उसके बाद अगला जो सम्मेलन, उस पर अलग नीतियां बनेगी, उस तरीके से हम काम करेंगे। कुल मिलाकर यह समझिएगा। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस सम्मेलन में 10 सूत्री योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर भारत अपने इस क्षेत्र में अपने नीतियों को देखता है, उसके अनुसार संबंधों को क्या करना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है, अंतर संबंध को संतुलित करना चाहता है। तो कुल मिलाकर बात ध्यान रखिएगा, कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देने के चेयर थीम के साथ पीएम मोदी के द्वारा 10 सूत्री योजना की घोषणा की। क्या इस चीज़ के लिए? कनेक्टिविटी और लचीलापन, अर्थात हम फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें इन दोनों देश, सभी देशों के साथ, 10 संगठनों के साथ। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए। 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया जाता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, जहाँ पर भारत संयुक्त गतिविधियों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपलब्ध कराएगा, इसके लिए विकास का मानक देगा। युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, हैथकॉन, संगीत समारोह, आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क और दिल्ली डायलॉग सहित कई केंद्रित गतिविधियों के मायने में एक्टिव पॉलिसी का 1 दशक जश्न मना रहा है। इस तरीके से हम संबंधों को और बेहतर करेंगे। यह 10 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया, भारत के 10 सूत्री जो कार्यक्रम है उसके तहत। इसके अतिरिक्त बात करें तो भारत आसियान या आसियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन को आयोजित करना, ताकि हम महिलाओं के समानता के बात कर सके, महिलाओं के संदर्भ में अवसरों की बात कर सके, महिलाओं के महिलाओं के लिए जो नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं उसमें भागीदारी की बात कर सके। तो भारत आसियान भारत इस प्रकार के कार्य निधि करेगा, विकास निधि का कॉन्सेप्ट लाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जो बिहार में है, ध्यान रखें छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी की जाएगी, क्योंकि भारत में कृषि विश्वविद्यालय आसियानों के छात्र में नई छात्रवृत्ति का प्रावधान करना भी शामिल है 10 सूत्री कार्यक्रम में। भारत में छात्रवृत्ति योजना था, नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों लोग आते हैं? तो बौद्ध धर्म से हमारा कनेक्टिविटी इन देशों के साथ, आसियान देशों के साथ बौद्धकालीन सभ्यताओं से है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको उनकी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति के साथ उसे जोड़ने के लिए, ताकि दोनों देश अपने समग्र सभ्यताओं का विकास करते हैं। इसी कारण 26 जनवरी को 2025 में जो प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे देश डीएनए में भारत का डीएनए शामिल है। तो यही परिप्रेक्ष्य, हालांकि वो देश मुस्लिम देश हो चुका है, फिर भी अपने डीएनए कॉन्सेप्ट को, अपने धार्मिक आचरण को अपने पौराणिक और ऐतिहासिक आचरणों से बदलना नहीं चाहता है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को ये कवर करना चाहिए। वहीं 2025 में आसियान भारत माल व्यापार समझौते, जो हम आसियान इंडिया गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा की बात करेंगे, ताकि हम और भी बेहतर लक्ष्य स्थापित कर सके। आपदा लचीलापन बढ़ावा देने के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। डिजिटल और साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत आसियान साइबर नीति की वार्ता करेगा, एक नियमित व्यवस्था को शुरू करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन कार्यशाला को लागू करेगा। हम दोनों सभी देश, आसियान के 10 देश और भारत, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ कार्यशाला, अर्थात हम इस प्रकार से रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, जिसके माध्यम से हम और भी से ग्रीन हाइड्रोजन को और व्यवहारिक बना सके, उसके उपयोग को व्यवहारिक बना सके। तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखिएगा। जलवायु लचीलापन के लिए बनाने के लिए माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान, भारत में बहुत ही टारगेट फिक्स किया गया, यूपी इसमें टॉप आता है। तो मुझे बताइएगा बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में भी मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया है, डीएनए में, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो भारतीय कॉन्सेप्ट है, भारत में मातृत्व क्या है, मातृत्व गुण क्या है, मातृत्व कॉन्सेप्ट क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम हर चीज़ को माँ से जोड़ना चाहते हैं। हमारे भूमि माँ है, हमारे जो कार्य में जो लक्ष्य हमने निर्धारित करा रखा है, निर्धारित करने का जो लक्ष्य को जैसे हम धरातल में लाने का प्रयास करते हैं, उसमें माँ के कॉन्सेप्ट, पर्यावरण में माँ के कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। तो इसी तरीके आसियान देशों को भी हम इसके साथ जोड़ते हैं, और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिए, माँ के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान। तो वहाँ भी इस तरीके का अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता हो
जागरूकता फैले, जलवायु परिवर्तन में जो पेड़ों का जो योगदान हम सकारात्मक रूप से ले सकते हैं उसके भूमिका को बढ़ा सके। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। वहीं आसियान भारत माल व्यापार समझौता की बात करते हैं, जहां पर 2025 में इसमें समीक्षा की बात की जाती है। यह ध्यान रखिएगा, भारत और दक्षिण पूर्व राष्ट्र संघ आसियान के बीच हुआ एक समझौता है जो 13 अगस्त 2009 को बैंकॉक हस्ताक्षर के बाद हुए थे। 1 जनवरी 2010 से लागू हो जाता है। इस समझौता से भारत और आसियान के बीच माल अर्थात गुड्स, जो गुड्स सर्विस हमें भेजना है उसके लिए व्यापार को बढ़ावा देना। भारत और आसियान के बीच मालों को व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत और आसियान के बीच टैरिफ कम करने और समाप्त करने का प्रावधान देता है, और इसके तहत भारत आसियान के बीच मालों के निर्यात और आयात को बढ़ोतरी देने जो भी समीक्षात्मक कार्य होगा वो करेगा। साथ ही साथ दोनों देशों भारत और आसियान के बीच अस्थायी व्यापार को अस्थायी बनाने के लिए संयुक्त समितियां बनाएगा। तो ये मूल मकसद होता है इसका, ताकि हम व्यापार को एक दूसरे के साथ और भी क्रियाशील बना सके, प्रगतिशील बना सके। इसके अतिरिक्त क्या किया जाएगा, इसके अतिरिक्त भारत और आसियान या आसियान भारत कार्य योजना याद रखिएगा 26 से 30, अभी 25 चल रहा है तो अगले वर्ष से ये स्टार्ट हो जाएगा 26-30 के लिए। तो भारत आसियान के लिए हम कार्य योजना लाएंगे 26-30 के लिए। आसियान के संबद्ध देशों के द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की, ताकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत के लिए समर्थन इंडो पैसिफिक में पर आसियान आउटलुक जो है इसके संदर्भ में क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को के लिए आसियान और भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, संयुक्त वक्तव्य नेताओं के आसियान और भारत के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट नीति के योगदान को मान्यता दी। तो मैंने शुरू में आप दोनों को ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था कि जब यह आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। तो आपको एक्ट नीति क्या है याद रखना है, इंडो पैसिफिक नीति क्या है याद रखना है। इसको मान्यता दिया गया है इस बार सम्मेलन में। तो आपको यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से कवर करना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर आर्थिक एवं व्यापारिक साझेदारी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आसियान, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्यों है भारत के लिए महत्वपूर्ण आसियान, तो ध्यान रखिए आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के संदर्भ में हम बात करें तो भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता FTA आपको 2010 से लागू किया गया। यह महत्वपूर्ण है ताकि व्यापार बढ़ सके। भारत आसियान व्यापार 2023 में 130 प्लस अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है। तो ध्यान रखिएगा आसियान निवेश के स्रोत, भारत में आने वाले कुल विदेशी निवेश बड़ा हिस्सा आसियान देशों से आता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और FDI निवेश में भारत की स्थिति किन किन देशों से सर्वाधिक है, मैंने इस पर लिस्ट भी दे रखा है, तो आप लोग को उस लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है। वहीं हम गत वर्ष 10 वर्षों की बात करें तो भारत आसियान व्यापार दुगना होकर 130 बिलियन से भी अधिक हो गया है। यहीं पर आसियान वर्तमान में भारत से सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदार के तौर पर देखा जा रहा है। एक है आसियान समूह भारत में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जो भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 10% हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 11% हिस्सा आपको यह आसियान देश लेता है। इस तरीके से 23-24 में हम बात करें द्विपक्षीय व्यापार 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान 5.2% वृद्धि के साथ 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो ये वृद्धि आपको अतिरिक्त हुआ है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, वित्त वर्ष जब हम अगले वर्ष अभी बजट प्रस्तुत होगा उसमें इसका आकलन आ जाएगा। तो क्या करना है, बजट आने के बाद इसके व्यापार को क्या करना है, जोड़ के अपना करेक्शन करवा लीजिएगा। हम ऐसे नोटिफाई कर देंगे आपको। फिर भी आप यहाँ पर अगला बजट जो आ रहा है, अभी आर्थिक समीक्षा है, फिर बजट आएगा, तो उसमें हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। फिलहाल आपको ये डाटा लिख लेना है। क्लियर है, वहाँ पर कुछ स्थान छोड़ देना अगला अपडेट के लिए। साथ ही भारत व्यापार के अस्थायी रूप बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाता है। वहीं हम बात करते हैं जब इसके व्यापारिक समझौते की अगली बैठक फरवरी 2025 में जकार्ता इंडोनेशिया में आपको की जाएगी, जिसकी 7वीं बैठक कहलाएगी, जो भारत आसियान के बीच आर्थिक सहयोग का मंच, जो आर्थिक मंच है उसका 6ठा बैठक आपको याद रखिएगा। 7वां बैठक आपको फरवरी 2025 में आएगी। यहाँ पर हम द्विपक्षीय व्यापारों को और भी मजबूत करेंगे, इसके लिए बातें होंगी। इसके अतिरिक्त भारत के लिए आसियान में हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत आसियान पूर्वी एशियाई देशों के साथ FTA करता है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता 2005, भारत आसियान सेवा व्यापार समझौता 2015, निवेश समझौता 2015, भारत सिंगापुर व्यापारिक जो आर्थिक सहयोग समझौता है जिसे CECA 2005 कहते हैं, भारत में से मलेशिया व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता 2011 जिसे CECA कहते हैं, जो आर्थिक समतुल्य FTA के समतुल्य है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच किस प्रकार का आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए FTA समतुल्य समझौते किए गए। तो इन सारों का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके संदर्भ में आप सारी चीज़ों को उन देशों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। क्लियर है।
इसके अतिरिक्त भारत आसियान क्यों महत्वपूर्ण है, तो आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ साथ आपको क्या रखना है, सामरिक सुरक्षा के संदर्भ याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, इन हिंद महासागर क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर के साथ संबंध है, आतंकवाद विरोधी सहयोग देता है, भारत आसियान देशों आतंकवाद और कट्टरपंथी को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में भारत इंडो पैसिफिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इस तरह का सहयोग कर रहा है। कनेक्टिविटी और बुनियादी तौर पर हम बात करें ढांचा का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है, जो इसको लेकर कार्य किया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने का प्रयास करा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट उसके साथ जोड़ने का प्रयास, नॉर्थ ईस्ट भारत में विकास जिसमें आसियान से बेहतर सहयोग संपर्क स्थापित करने के लिए भारत का पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित किया जा रहा है ताकि हम संबंधों को विस्तृत कर सके। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध में हम बात करें, बौद्ध धर्म सांस्कृतिक विरासत आसियान देशों में जैसे थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम के साथ भारत के बौद्धिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम अंतर संबंध को स्थापित कर सके। पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी की बात की जाती है ताकि आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, बौद्ध सर्किट पर्यटन और शैक्षणिक सहयोग माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत किया जा सके। इस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए आसियान। इसके अतिरिक्त लास्ट है चीन के प्रभाव को संतुलित भी करना, एक महत्वपूर्ण पक्ष देखा जाता है भारत के लिए आसियान के संदर्भ में। क्यों महत्वपूर्ण है, तो चीन का बढ़ता प्रभाव जब दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक रवैये की बात करता है, संतुलन के लिए आसियान देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। हालांकि याद रखिएगा आसियान के साथ चीन का बेहतर संबंध है हमारे बनस्पत, फिर भी हम संतुलन की स्थिति को कायम करने इन देशों का प्रयोग करते हैं क्योंकि धार्मिक सांस्कृतिक हमारा संबंध है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे, इस तरीके से याद रखिएगा। रणनीतिक साझेदारी में हम बात करें तो आसियान भारत इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वाड के कॉन्सेप्ट में अलग से मैं कवर कराऊंगा, पर ध्यान रखिएगा क्वाड जो 4 देशों का समूह है इन क्षेत्रों में अपने बेहतर प्रबंधन की बात करता है, बेहतर खुलेपन की बात करता है, आपसी व्यापार की बात करता है जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के साथ होनी चाहिए, इसके संबंध सह अस्तित्व की बात करता है, जो भारत का पंचशील समझौता है उसके संदर्भ में बातें करता है ताकि सभी राष्ट्रों को अपना संप्रभुता बनाई जा सके, उसके लिए बेहतर प्रबंधन की बात करता है। तो इस सब सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भारत की दृष्टि से आसियान चीन संबंध कैसा है, जो चीन के साथ आसियान का जो संबंध है उसमें भारत की दृष्टि क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं या तो कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम बात करें आसियान में और चीन के बीच घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्थापित किए हुए, चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन दक्षिणी चीन सागर और विवाद आपको देखने को मिलता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसे मुद्दों के कारण आपको आसियान देशों के साथ चीन मतभेद आपको बनाए रखता है। भारत इस संबंध में संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण देखता है क्योंकि आसियान भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी अर्थात जो AEP पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक रणनीति महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। तो संतुलित और रणनीतिक दृष्टि से हम चीन का और आसियान के संबंधों को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं ताकि संबंधों को और बेहतर किया जा सके। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा जब हम भारत के लिए आसियान चीन संबंध के संदर्भ में बात करते हैं तो चीन के साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए रणनीतिक दृष्टिकोण याद रखिएगा। दक्षिणी चीन सागर चीन की बढ़ती शक्ति संतुलन को आवश्यक है। जब हम बात करते हैं 9 डैश लाइन, इस डैश लाइन की एक्चुअल दक्षिणी चीन सागर में एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन क्या बोलता है, यह मेरी संप्रभुता का क्षेत्र है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में यह है कि जो संबद्ध देश है उसके कुछ क्षेत्र है जिसके नॉटिकल माइल, समुद्री माइल में वो अधिकार क्षेत्र में आएगा, पर चीन वियतनाम जैसे क्षेत्रों में भी अपने अधिकार दिखाते हैं। फिलीपींस के क्षेत्रों में कुछ आइलैंड है जहां पर अपने अधिकार 9 डैश लाइन के संदर्भ में दिखाता है, 9 काल्पनिक रेखाओं के संदर्भ में कि चीन का, ये दक्षिणी चीन का भाग है जो हमारे भूक्षेत्र में कभी रहा था। तो यह जो विश्व की दादागिरी वो प्रस्तुत करना चाहता है, बढ़ते सामरिक समस्याओं को जन्म देना चाहता है, वहां पर भारत बोलता है लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक रूप से इसका समाधान होना चाहिए। ससंप्रभुता इंपॉर्टेंट है, अर्थात पंचशील समझौता को यहाँ पर बोलता है भारत की लागू करो और सभी के देशों की संप्रभुता का सम्मान करो, ये बात यहाँ पर बोलता है, इसको याद रखना है। फिर चीन की आक्रामक विस्तार विधि, चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, आक्रामक कूटनीति जिसमें हम क्या चिंता का विषय है, तो इसको भी संतुलित करने का आप याद होगा। श्रीलंका की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, तो यहाँ पर ऋण जाल का कॉन्सेप्ट है, तो इन देशों पे भी ऋण जाल का कॉन्सेप्ट ये फेंकता है अपने द्विपक्षीय व्यापार में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र रणनीति में भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मुक्त स्वतंत्र इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देते हैं जिसे आसियान विकल्प मानता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा जब जो खुलापन लाएगा विश्व के 2 लोकतंत्र जिस संगठन में है
अमेरिका और भारत क्वाड जैसे संगठनों में, इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में, तो आसियान ऑटोमेटिक इसके लिए झुका रहता है। साथ ही भारत के साथ उसके सांस्कृतिक संबंध है तो भी झुका रहता। फिर भी आर्थिक रण क्षेत्र में, हम कूटनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं चीन से पीछे हो जाते हैं। रीजन उसके पास बहुत पैसा है हमारे बनस्पत में, तो इस तरीके से वो कूटनीतिक चालें करता है। फिर भी हम संतुलन की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास लगातार करते रह रहे हैं। हाल ही में चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत के संबद्ध पदाधिकारियों का आदान प्रदान हो रहा है, समझौते किए जा रहे हैं। तो ये सब पार्ट है, फिर भी याद रखना। क्लियर है? भारत की दृष्टि से जब हम बात करें, आर्थिक दृष्टि से बात कर ले, भारत आर्थिक दृष्टि से व्यापार और निवेश की प्रतिस्पर्धा की तो आसियान चीन व्यापार 2023 के अंत तक आसियान में चीन का व्यापार लगभग 900 प्लस अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जबकि भारत आसियान व्यापार 130 अरब डॉलर के आसपास है। तो कितना अंतर है सोच के देखिए। यहाँ पर लगभग कितने टाइम गुना ज़्यादा हो गया। तो आप सोच के देखिए कि भारत का व्यापार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हम क्या बोल, ओरिजिन ऑफ सोर्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को, मेक इन इंडिया प्लान को और भी मजबूत, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आसियान देशों के इसके डिमांड को पूरा कर सके। तो मैं जो डीएनए में आप लोग को बताता हूँ, तो आज इसको समझ लीजिए। इसका क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग की बात बार बार करते, क्यों कि चीन आसियान देशों का 900 अरब डॉलर का क्या करता है, व्यापार करता है, और हम 130। तो हम कैसे उसके देशों, उन देशों में अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं? जब चीन के प्रोडक्ट से कम हमारी दाम होगी तभी हम बेच पाएंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। फिर RCEP के तहत भारत अलग होना चाहता था। 2020 में भारत क्षेत्रीय व्यापारिक आर्थिक साझेदारी जो आपको किए हुए इन देशों को खुलकर अलग कर दिया, क्योंकि चीन का प्रभाव और बढ़ता जा रहा है। जो हाल ही में आपको ध्यान रखिएगा, 2020 में एक समझौता होता है, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता इसे माना गया था, जहां पर आसियान, चीन और संबद्ध देश, बहुत से देश इसमें शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होता है। भारत का विकल्प इसमें खुला छोड़ देता है, फिर भी भारत अपने इससे अलग कर लेता है। क्यों? भारत डंपिंग के कॉन्सेप्ट को खारिज कर देता है। चीन क्या करता है, इन देशों में अपने सामानों को भेज देता है और यहाँ के देशों के लेबलिंग करके भारत भेज देता है। प्रोडक्ट चीन का होता है पर लेबलिंग आपको इन देशों का होता है। तो भारत क्या करता है, इससे बचने के लिए ओरिजिन ऑफ सोर्स, देखते हो प्रोडक्ट में आपको दिया जाता है, ओरिजिन ऑफ सोर्स का कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है, किस देश से इसका लाया गया है। तो आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, कॉन्सेप्ट को लागू करने का प्रयास करता है। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मेक इन इंडिया के बनाम चीन का प्रभाव, भारत का आसियान एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखता है। वहीं ध्यान रखें ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। इस तरीके से चीज़ों को क्या किया जाता है, बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। वहीं भारत और मुक्त व्यापार समझौतों में के रूप में एक बड़ा लाभ है कि अक्टूबर 2019 में भारत चीन और आसियान FTA उन्नयन प्रोटोकॉल के साथ काम करता है, अर्थव्यवस्थाओं का वार्ता करता है। परिणाम उसका देखने को मिलता है, 90% अधिक सामान शून्य टैरिफ के अधीन भारत, चीन और आसियान FTA के तहत शामिल है। तो इसी के लिए भारत हमेशा चिंता का विषय यह बनाया रहता है भारत का कि डंपिंग यार्ड बना के रखे हुए है चीन इन आसियान देशों में। तो आसियान देशों के साथ जब हम समझौते करते या हम रिसेप की बात करें, जो 2020 में हुआ था, उसके लिए हम भारत का चिंता का विषय है। तो भारत अगर इन देशों के साथ रिसेप में शामिल हो जाता तो क्या होता कि चीन के प्रोडक्ट को हम इसके बहाने ले आकर अपने देश में डंप करवा लेते। तो क्या होता है कि इससे व्यापार घाटा होता हमारा। ऐसे ही व्यापार घाटा चीन के साथ हमारा अधिक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, संतुलन करने की स्थिति को बनाकर रखते हैं। आसियान साथ हांगकांग, HR, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया द्विपक्षीय FTA हस्ताक्षर किए हुए हैं आसियान। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम चीन की नीति कैसे देखते हैं भारत की दृष्टि से। अब भौगोलिक और सुरक्षा संबंधी कारक से देखते हैं तो ध्यान रखिए, मलक्का जल डमरू उसके चीन व्यापार ऊर्जा आपूर्ति के रूप में इस मार्ग से गुजरता है। भारत अपनी अंडमान निकोबार कमान के माध्यम से नियंत्रित करता है। हाल ही में एक कमान और विकसित किया गया था अंडमान निकोबार में, जो न्यूज में बना हुआ था DNA में, जैसे मैंने चर्चा किया था। याद रखिएगा, इस कमान के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना स्थिति बनाए रखता है ताकि हम निगरानी रख सके, नागरिक उन्नयन कर सके। भारत आसियान नौसैनिक सहयोग देता है। भारत आसियान देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिससे सिम्बैक्स मिलान आपको बढ़ा रहा है ताकि हम क्या कर सके, इस क्षेत्र में संतुलन को बनाए रख सके। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भारत के BRI का विरोध करता है, जिसमें आसियान देशों के कुछ सदस्य इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए हम लोग क्या मल्टी मॉडल टास्क दे रखे, कलादान प्रोजेक्ट दे रखे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट याद रखना जो पहले मैंने चर्चा कर रखा है वीडियो में। अब है कि भारत की दृष्टि से आसियान चीन संबंध में कूटनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आसियान के साथ भारत सॉफ्ट पावर नीति अपनाता है और आसियान संतुलन नीति अपनाता है। दो चीजें याद रखिएगा, जहाँ पर
सॉफ्ट पावर में भारत आसियान के बीच बौद्ध धर्म, हिंदू सभ्यता, सांस्कृतिक संपर्क गहरे हैं। भारत के चीन मुकाबले में स्वाभाविक भागीदार के तौर पर देखता है। अभी हाल ही में जब 26 जनवरी को राष्ट्राध्यक्ष वहाँ के आते हैं इंडोनेशिया के, तो क्या बोलते हैं, हमारे डीएनए में क्या है, डीएनए में हमारा भारतीय सभ्यता है। तो इस तरीके से समझिएगा, हम इस कॉन्सेप्ट को, सॉफ्ट पावर को कॉन्सेप्ट को लेकर चलते, कूटनीतिक चालें इस तरीके से चलते हैं जिससे हमारा कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंध बेहतर हो सके। तो हम आसियान के साथ पुरातन से ऐतिहासिक से वर्तमान तक संबंधों को इसी रूप से देखते हैं। संतुलन की स्थिति में आसियान देश चीन का अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए भारत, अमेरिका, जापान जैसे देश अन्य शक्तियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। जहां पर हम क्वाड की भी बात करते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भी बात करते हैं, ठीक है ना। इस सब कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। पैसिफिक की क्षेत्र के साथ हम संबंधों को देखते हैं और इन हितों की पूर्ति करने की बात करते हैं। तो सभी संबंध एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इस तरीके से याद रखिए। भारत की नीति क्या है आसियान चीन संबंधों की रणनीति को लेकर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आसियान के साथ भारत निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना चाहता ताकि भारत एक मजबूत आर्थिक स्थिति बन सके, साझेदार देश बन सके। वहीं दक्षिणी चीन सागर स्वतंत्र नौवहन, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है, समर्थन करता ताकि चीन के प्रभाव को सीमित किया जा सके। दक्षिणी चीन सागर में हम महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर सके, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दे पाए, पंचशील समझौते का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्थापित करवा पाए। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीति में आसियान के साथ हम सहयोग को बढ़ावा देते ताकि हम और भी बेहतर कर सके। मलाक्का जल डमरू में और हिंद महासागर भी भारत की स्थिति को मजबूत करना, तभी तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपको लक्षद्वीप में अपने संबंधों को स्थापित कर रहे हैं। फिर उसके बाद इधर देख रहे होंगे हिंद महासागर में कुछ द्वीप है, वहाँ बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। आपको मेडागास्कर में जाकर हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। यूएई में अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से स्थापित करें ताकि इस बड़े आपको जो यूरोप जाने वाला जो मार्ग है, क्षेत्र है, उस पर हम नियंत्रित स्थापित कर, संतुलन स्थापित कर अपने क्षेत्र को मजबूत कर सके। अब संयुक्त राष्ट्र और अन्य विदेशी मंचों की बात करें तो आसियान के साथ मिलकर चीन के आक्रामक रवैये का सामना करते, उसकी भर्त्सना करते। यूएन मंच हो या अन्य ऐसे द्विपक्षीय मंच हो, G20 शिखर सम्मेलन हो या इसी प्रकार से अन्य जो मंच है, बहुपक्षीय मंच है, तो ब्रिक्स जैसे देशों में भी इसके नीतियों को लेकर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ हम चीन की बढ़ती जो नीति है, अमेरिका का प्रति संतुलन है, उसको स्थापित किया जा सके इन सारे मंचों पर। इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अंत में एक प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ आपको बताई गई हो करेंट का रिलेवेंट पार्ट है, जिससे आप उत्तर लिख पाएंगे। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाता है तो आप बेहतर तरीके से उत्तर लिखेंगे और अधिक अंक प्राप्त करें। जो पॉइंट बताए गए ना, उस पॉइंट को राइट डाउन कर लेना, अच्छे से की पॉइंट बना लेना है। अगर आप सामर्थ्य प्रवाह से जुड़े हुए तो आपको तो वहाँ पर PDF अवेलेबल हो जाएगा, माइक्रो नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, प्लस मेंटरशिप दे दिया जाएगा। पर जो बच्चे नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, तो आप इससे क्या करना, आपको इससे नोट्स बना लेना, माइक्रो नोट्स बना लेना है। और आपको यह टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री दिया था, टेलीग्राम चैनल से युक्ति है, इसका टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, सब जगह लिंक दिए रहते हैं। तो आप उसका वहाँ से कनेक्ट होकर इस PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। तो भारत आसियान संबंध, ध्यान रखिए, भारत आसियान संबंध न केवल भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में संतुलन की स्थिति को अभिव्यक्त करता है, बल्कि भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने का भी प्रयास है। इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके बारे में सोचना है, तब जाके उत्तर लिखना है। इसका अभ्यास 38 अंकों में करना है। और इसका क्वेश्चन कहाँ भेजना है, जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं, आपको प्रवाह में और सामर्थ्य में तो ऐप पर या व्हाट्सएप कहीं भी आपको हो, वहाँ पर सहूलियत हो, वहाँ भेज दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देखूंगा। इसके लिए एक मॉडल उत्तर भी मैं आपको दे दूंगा, मॉडल आंसर का उत्तर दे दूंगा, ताकि आप इसको अच्छे से क्रिप्स तरीके से चीज़ों को कवर कर लें। कुल मिलाकर बात यही है कि आप जब अध्ययन अध्यापन करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, उसके बीच के अंतर को, क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसके बीच के अंतर को आपको समझना होगा। प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसकी प्रकृति पहले आप समझिए। प्रकृति के बाद उसका उद्देश्य क्या है पूछने का, साथ इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव क्षेत्र क्या है, इसके सारे संदर्भ को समझिए। और वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, उसके संदर्भ को समझ के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा,
प्रश्न को डाइवर्ट मत कीजिएगा। जिस तरीके का प्रश्न का डिमांड है उसी के अनुसार उत्तर लिखिए। और इसका रिव्यू में जो बच्चे हैं सामर्थ्य में प्रवाह में उसके बच्चे के कॉपी का रिव्यू मैं कर दूंगा। और आप लोग क्या करना, आप लोग जो बच्चे नहीं पेड कर पा रहे हैं किसी कारणवश, टेलीग्राम पर जाकर अच्छे से पीडीएफ को देखिएगा, इसके नोट्स को बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और युक्ति आयुष को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा हो, आपको परीक्षा उपयोगी लग रहा, आपको लगता है कि युक्ति आयुष आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है 1% भी, तो आपका दायित्व बनता है हमें और भी आगे बढ़ाने के लिए। हम टारगेट लेके चले हैं 70 बीपीएससी में कम से कम 50 अधिकारी बनाने का, क्योंकि भी देखिए हम लोग शुरुआत में भी है और अधिक बन जाए तो अच्छी बात है। टारगेट छोटी रखें, छोटे से बड़े होते जाएंगे, पर इतना जरूर रखें जिससे हम कर सके, जिससे हम अधिकारियों का निर्माण कर सके। तो ध्यान रखिएगा, जो भी 100% एफर्ट के साथ काम करेगा हम उसके साथ 100% एफर्ट के साथ हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, आपके ऑफिशियल नंबर जो दिया रहता है आपको उस पर कॉल करके बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो हमें सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, समय व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।